नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत कम ही वक्त बचा है। ऐसे में जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारी और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और एनडीए का वो हिस्सा बन गए, उसके बाद से हम लगातार ये देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन से लेकर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी के भतीजे, यानी कि विपक्ष के जितने बड़े चेहरे हैं, जितने बड़े लीडर हैं और जो तमाम राज्य हैं, चाहे बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, तमाम जगहों पर ईडी का खेल शुरू हो गया है। सवाल ये उठ रहा है कि 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, क्या वो ईडी के सहारे उसे हासिल करने में लगी हुई है? क्योंकि 2024 के इलेक्शन से पहले जिस तरह से ईडी लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, उससे कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया, उसके 24 घंटे के अंदर ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया और उसके 6 दिन के अंदर ही नीतीश कुमार ने पलटी मारी और नीतीश कुमार बीजेपी के खेमे में चले गए। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जिस 400 पार का नारा वो दे रही थी, जिस पूरे देश को राममय करने की जो उसकी पूरी कोशिश थी, क्या उसको लग रहा है इस सबसे काम नहीं चल रहा है और इसीलिए उसका पूरा का पूरा मकसद इंडिया गठबंधन को तोड़ना है? क्योंकि उसको ये लगता है कि जब तक इंडिया गठबंधन एक साथ एकजुट है, तमाम चैलेंजेस के बावजूद, तमाम खतरों के बावजूद, तमाम तरह जिस तरह से ईडी से, सीबीआई, आईटी से डराया धमकाया जा रहा है, महीनों से फिर भी 28 दल एक साथ हैं। अब नीतीश कुमार अलग हो गए हैं तो आप 27 दल इसको कह सकते हैं। तो बीजेपी और मोदी सरकार वो हासिल नहीं कर पाएगी जिसका ख्वाब वो लगातार देख रही है। इसको कैसे देखा जाए? फिलहाल जो सवाल आप लोगों के जहन में है, क्या एक बार फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज होने जा रही है? क्या ईडी सीबीआई के जरिए वो एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी? इंडिया गठबंधन फिलहाल किस स्थिति में है? क्या सीट शेयरिंग से लेकर तमाम चीजों पर बात बन गई है? क्या मजबूती के साथ वो जनता के सामने जा पाएंगे? क्या मजबूती के साथ वो एक ऑप्शन लोगों के सामने, बीजेपी जैसी पार्टी के सामने बन पाएंगे? और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या असर डाल रही है? क्योंकि यात्रा पहले से अलग इसलिए है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन से चंद दिनों पहले ही की जा रही है। इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान, देश के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ श्रवण गर्ग जी जुड़ गए हैं। उनसे मैं बात करूंगी और इन तमाम सवालों के जवाब मैं उनसे लूंगी। श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत, आपका इस्तकबाल। मेरा सवाल आपसे यही है, जो कुछ देश में चल रहा है वो सब अब इससे वाकिफ हैं और जनता को भी ये समझ में आ रहा है कि ईडी का जो खेल चल रहा है आखिर 2024 से पहले, ये विपक्ष को एक तरह से पूरी तरीके से तोड़ने या खत्म करने के लिए चल रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, सबसे पहला, इंडिया गठबंधन की स्थिति को फिलहाल आप कैसे देखते हैं और कैसे आंकते हैं? देखिए, एक तरह की निराशा देश में पैदा की जा रही है जानबूझ करके इंडिया गठबंधन को लेकर। उसका बुनियादी जो कारण है वो बिहार में जो हाल में हुआ और बंगाल में जिस तरह के मैसेजेस बंगाल से मिल रहे हैं, वो बुनियादी कारण है जो हम सबको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन फेल हो गया। एक कारण ये भी है कि थोड़ा सा डिमोरलाइजेशन आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पैदा हो रहा है। चंडीगढ़ के जो रिजल्ट हैं आज के मेयर की पोजीशन के, उसमें बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। वो जीतना नहीं था, अगर पहले चुनाव हो जाते टाइम पर तो सिचुएशन अलग थी। अभी बाद में पता चलेगा कि इतने छोटे से चुनाव में 8 वोट कैसे इनवैलिड हो गए। देखिए, इंडिया गठबंधन के खिलाफ एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है और वो कॉन्स्पिरेसी महाराष्ट्र से चालू हुई,
मध्य प्रदेश में पहले उन्होंने किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ा। फिर जयपुर में इन्होंने राजस्थान में सचिन पायलट के जरिए करने की कोशिश की, तो सफल नहीं हुए। फिर महाराष्ट्र में इन्होंने पहले अजीत पवार के साथ कोशिश की, उसमें सफल नहीं हुए। फिर बाद में शिंदे को तोड़कर सफल हो गए। इनके लिए जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं वो एनडीए के लिए या बीजेपी के लिए वो है, महाराष्ट्र है सबसे बड़ा 48 सीटों वाला, उत्तर प्रदेश है 80 सीटों वाला, बिहार है 40 सीटों वाला और बंगाल है 42 सीटों वाला। उसके बाद फिर 13 सीटें जो इनकी है, पंजाब की 7 सीटें दिल्ली की हैं और झारखंड की 14 सीटें हैं। ये कुल मिलाकर खेल है जिसको बीजेपी खेलना चाहती है। महाराष्ट्र में ये सफल नहीं हुए। आप देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे बराबर ताकतवर बन रहे हैं। मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से झुकना पड़ा, और अब सरकार में दरार पड़ गई है क्योंकि जो ओबीसी का नेतृत्व है एकनाथ शिंदे सरकार में, छगन भुजबल जिसको कर रहे हैं, ओबीसी पूरी की पूरी तरह खिलाफ हो गया है। क्योंकि वो जो 27% कोटा था उसी में से अगर मराठा आरक्षण दे रहे हैं तो ओबीसी वाले बुरी तरह नाराज हैं। बिहार में नीतीश कुमार का जाना इंडिया गठबंधन को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पैदा करेगा। नीतीश कुमार की खुद की जो हैसियत है वो काफी कमजोर हो चुकी है। आपने देखा कि पिछली बार चुनाव में भी 17 सीटें इनको मिली थी, 16 सीटें मिली थी और बीजेपी को 17 सीटें मिली थी। 17-17 पर ये लोग लड़े थे। नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ होते तो उनकी ताकत अलग किस्म की होती। अब बीजेपी के साथ उनकी ताकत खत्म हो चुकी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी 17 सीटें बचाना चाहती है। वो बच पाएंगी कि नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि बिहार को जैसा हम लोग जानते हैं, मैं तो जानता हूं काफी सालों से, 50 सालों से जानता हूं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता। बंगाल में अगर ममता बनर्जी साथ नहीं भी आए इंडिया अलायंस के, तो भी ममता बनर्जी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी, ये मानकर चलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि विपक्ष मजबूत रहेगा, वो कांग्रेस के साथ हो या अलग अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता ने कहा है कि पोस्ट पोल वो देखेंगे कि क्या करना है। इसका मतलब है कि वो ऑप्शंस खुले रखना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतना दबाव बना के रखा है ईडी का, खासकर अभिषेक और उनकी वाइफ के खिलाफ। आपने देखा होगा कि पूरे मामले में ईडी ने अभी केजरीवाल को टच नहीं किया। ये काफी ध्यान देने की बात है कि ईडी ने लालू को टच किया। आज तेजस्वी पेश हुए, सोरेन की खोजबीन की गई, सोरेन रांची में ही पाए गए, पर केजरीवाल जो दिल्ली में मौजूद हैं, नाक के नीचे हैं, उनको टच नहीं किया जाता और ममता के परिवार को भी टच नहीं किया जाता। ये लोग देख रहे हैं, देश देख रहा है कि जो लोग झुकने को तैयार नहीं है ईडी के निशाने पर, वही लोग हैं। और आप पाएंगे कि जो अंत में जो पूरा का पूरा खेल बिगाड़ेंगे वो केजरीवाल बिगाड़ेंगे। और राहुल गांधी इस चीज को जानते हैं, कांग्रेस जानती है।
हम लोगों की डिबेट में भी जो पूरा मुद्दा है वो एक तरह का डिमोरलाइजेशन आ गया है कि इंडिया गठबंधन टूट गया, खत्म हो गया, सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, पीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया, तमाम चीजें आ रही है। ये एक जानबूझ करके कॉन्स्पिरेसी चल रही है कमजोर जी। करने की। हम्म। और प्रिंट मीडिया लेकिन में भी चल श्रवण रही जी, है। जी जी। जी जी श्रवण जी, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। मीडिया का एक धड़ा इन्हीं तमाम तरह की खबरों में लगा हुआ है, और जिसको आप अलग अलग नाम से बुलाते हैं, सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, उसके अलावा जो ऑल्टरनेटिव मीडिया माना जाता है, उनके यहाँ भी इसी तरह की हेडिंग्स लगाकर तमाम तरह की डिबेट्स जो हैं वो की जा रही हैं, और कहीं ना कहीं वो उसी तरह के जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें बीजेपी चाहती है कि वो फंसे, उसमें डिबेट करें और एक तरह का डाउट लोगों के जहन में पैदा करें, ताकि लोगों को ये लगे कि इंडिया गठबंधन जो है वो एक मजबूत ऑप्शन नहीं है बीजेपी जैसी पार्टी के सामने, और फिर से वो उसी तरह से वोट करें जैसे 24 या 19 में हमने देखा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी को ये लग गया है, क्योंकि लगातार जो प्राण प्रतिष्ठा का 22 तारीख को कार्यक्रम हुआ और उसके बाद के जितने भी घटनाक्रम हम ये देखें, तो उससे ये लगता है कि बीजेपी को ये लग गया कि राम नाम से उसका काम नहीं चल रहा है, इसीलिए वो तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ती है, और इसीलिए उसे लगता है कि जो कुछ भी उसे करना है वो सब कुछ वो करेगी, ताकि जो उसने एक जुमला छोड़ा है 400 पार का, उसको वो एक तरह से एक असली रूप में लेकर आ जाए। आप इस सब पूरे अभी हाल फिलहाल के 22 तारीख से लेकर अब तक के घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं बीजेपी के हवाले से? देखिए, दो चीजें मानकर चलिए। बीजेपी आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बीजेपी नहीं करता, क्योंकि मैंने अटल जी का जमाना देखा है। उन्होंने कारगिल को कभी मुद्दा नहीं बनाया चुनाव के लिए, पार्लियामेंट पर हमले को कभी उन्होंने राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं बनाया देश के लिए चुनाव जीतने के लिए। तमाम पाकिस्तान के साथ इतने खराब संबंधों के बावजूद वो चले गए मिलने के लिए बस लेकर। बीजेपी के कल्चर में ये नहीं रहा जो, और आपने देखा कि एल के अडवाणी को जिन्ना की मज़ार पर जाने के लिए का कितना दंड भुगतना पड़ा आरएसएस के सामने। भागवत साहब ने खुद ने मुझसे कहा था, उनसे जब बातचीत हुई एक बार बीच में तो नहीं, काफ़ी साल हो गए, 2013 की बात है, तो उनका कहना ही ये था कि वो हमसे बगैर पूछ के क्यों गए वहाँ उनकी मज़ार पर, जिन्ना की मज़ार पर। ये लोग कम्युनल नहीं थे। तो आपको बीजेपी और ये जो हमारे नए नेता हैं बीजेपी के, उनमें फ़र्क करना पड़ेगा कि पार्टी ऐसी नहीं है। जो पार्टी का आज का नेतृत्व है वो मूलतः ऐसा है। मैं पार्टी को आज भी खराब नहीं मानता हूँ। बीजेपी बेसिकली उस तरह की नहीं है जैसा कि आप, उसका चरित्र वैसा नहीं रहा है जैसा अभी पिछले 10 सालों में 9 सालों में हम देख रहे हैं। तो मोदी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं जो हमको लगता है, और वो गुजरात में हमने देखा है। मैंने तो देखा है, काफ़ी खुद ने देखा है कि गुजरात में वो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बीजेपी और मोदी दोनों में फर्क करके चलना पड़ेगा हमको। तो ये सही है कि मोदी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये उनका जाना कितना सफल होगा। मैं मानता हूं कि ये सफल नहीं होगा, और वो इसे असफल होता हुआ देख रहे हैं, इसलिए इतने डिस्परेशन में है, इतना निराशा का भाव उनमें जागृत हो गया है। आपने गौर किया होगा कि वो पिछले कई महीनों से उन्होंने विदेश यात्राएं नहीं की हैं। नरेंद्र मोदी का पूरा जो कल्चर है काम का वो चेंज हो गया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको एक तरह का गुस्सा, एक तरह का इरिटेशन नजर आता है।
22 तारीख के बाद से 22 तारीख का जो प्लान था इनका अयोध्या का, आप अगर अपने किसी करस्पॉन्डेंट के जरिए पता करें कि अयोध्या में इस समय क्या हाल है, लोग कितने आ रहे हैं वहां, क्या 22 तारीख को जो लोग थे वो आज 29 तारीख को 30 तारीख को उतने ही लोग हैं, लोग आसानी से दर्शन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपने पिछले एक दिन 2 दिन में अयोध्या का कोई समाचार पढ़ा या गोदी मीडिया पर देखा, या गोदी मीडिया के जो एंकर वहां चिल्ला रहे थे, गले फाड़ रहे थे, जिनके गले बैठ गए, फिर वो उसके बाद कभी लौटकर वहां गए क्या? अयोध्या का पूरा मामला फेल हो गया। फेल मतलब फेल इसलिए नहीं हुआ कि मंदिर का काम गलत काम हुआ है या राम की प्राण प्रतिष्ठा का काम गलत हुआ है, वो नहीं हुआ है। राम का जो ताल्लुक है वो इस मुल्क की पूरे मुल्क से है, पूरी दुनिया से है, इसलिए वो तो खैर एक अलग चीज है। ये जो मंदिर का मुद्दा राजनीतिक हथियार बनाकर चुनाव के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, वो मिसफायर हो गया, उसका इम्पैक्ट वो बचा नहीं। अयोध्या को ये देश भर में नहीं ले जा सकते, रथ को तो लाल कृष्ण आडवाणी ले जा सकते थे, अयोध्या को नहीं ले जा सकते। इसलिए, और आप देख रहे हैं कि ज्ञानव्यापी का जो मुद्दा है वो भी, उसने बहुत ज्यादा कुछ इस तरह का कोई माहौल पैदा नहीं किया कि उसको लेकर कोई बहुत बड़ा विरोध हो रहा हो या लोगों की भावनाएं जागृत हो रही हो, या बनारस में उसको लेकर ये फ्लॉप हो गया पूरा का पूरा राजनीतिक तौर पर। मंदिर फ्लॉप नहीं हुआ, मुद्दा फ्लॉप हो गया। वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, मुद्दा इम्पैक्ट नहीं, तो क्या इम्पैक्ट करेगा? ईडी इम्पैक्ट करेगा? नहीं करेगा। लोग देख रहे हैं कि जो इनका वेंडेटा पॉलिटिक्स है वो कैसे लोगों तक पहुंचे। लोग देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं कि ये जो ईडी का इस्तेमाल है, सिलेक्टिव यूज जो हो रहा है वो विपक्ष के खिलाफ हो रहा है, लोग देख रहे हैं। इनकी चिंता क्या है? इनकी बेसिक चिंता ये नहीं है 400 सीटें, इनकी बेसिक चिंता ये है कि बहुमत मिले। राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, राज्यसभा के इलेक्शंस में 50 से ज्यादा सीटों के लिए हो रहे हैं। अब बिहार में जो नीतीश कुमार ने किया पूरा काम, उसका इम्पैक्ट वो पड़ेगा वहां राज्यसभा की सीटों पर बीजेपी के पक्ष में, निश्चित रूप से पड़ेगा। जितनी भी सीटें हैं बिहार की, इनका कुल मामला यह है कि किसी भी तरह से बहुमत प्राप्त करना, और अगर 200 सवा 200 सीटें भी आ जाएं तो बीजेडी की मदद से या वाईएसआर पार्टी की मदद से या आम आदमी पार्टी के सपोर्ट से या ममता के सपोर्ट से सरकार बन जाए। ये कुल मिलाकर खेल है जी। लेकिन अभी आप बीजेपी की स्थिति जी अभी आप बीजेपी की स्थिति क्या देखते हैं? अगर हम अभी की पूरा सिनेरियो देखते हैं तो, और इंडिया गठबंधन की स्थिति को भी आप देख रहे हैं और बीजेपी की स्थिति को भी आप ये देख रहे हैं, लोगों के मन में और जहन में ये सवाल है, क्योंकि दिन रात जो मीडिया है, जो एक मीडिया का एक धड़ा है, वो जिस तरह की खबरें दिखाता है, लोगों के जहन में एक तरह की रीजनिंग जो है, एक काउंटर जो एक सवाल पैदा होने चाहिए, वो तमाम उनके जहन में नहीं पैदा हो पाते, क्योंकि उनके जहन में ये सवाल डाल दिए गए हैं कि मोदी अजय हैं और उनको हराया नहीं जा सकता है। कम से कम राहुल गांधी तो ये ऑप्शन नहीं है, कम से कम इंडिया गठबंधन तो ये ऑप्शन नहीं है। दिन रात ये एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि अभी आप बीजेपी की स्थिति को कहां देखते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर इलेक्शन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद होते हैं तो कितनी सीटें लाने की स्थिति में है फिलहाल बीजेपी? मेरा ऐसा मानना है, मैंने एक चैनल की डिबेट में कहा भी है
कि आज अगर चुनाव हो जाए या महीने भर बाद हो जाए या कभी भी हो, बीजेपी के पास 220 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती, जो कि मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। ओके। इन 220 सीटों में मैं मान के चल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें उनकी एग्जिस्टिंग है उतनी ही मिल जाए, तो भी बता रहा हूँ मैं, जबकि ये सीटें कम होना है। लोग देखिए, ये जमाना मैथमेटिक्स का है जी। और ये जो डिबेट कर रहे हैं चैनलों पर, हमारा इसमें जो वैकल्पिक मीडिया है वो भी शामिल हो गया। उसमें जो डिबेटर्स हैं वो आजकल जानबूझ करके इस तरह के रखे जाते हैं, बैलेंस करने के लिए रखे जाते हैं। कोई कहता है 24 सीटें मिलेगी कांग्रेस को, कोई कहता है 50 भी नहीं मिलेगी। एक लोगों के दिमाग में एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, और मैं ये जो अल्टरनेट मीडिया है वो उसमें और गोदी मीडिया में अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर रहा हूँ। कुछ 1 2 3 चैनल्स को छोड़कर, 4 5 इंडिविजुअल्स को छोड़कर जो ईमानदारी से लगे हुए हैं, मैं मानता हूं कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। कभी आप खुद कोशिश कर लीजिए, खुद गणित लगा लीजिए कि कहां से मिल सकती है इनको 400 सीटें, या आप खुद कोशिश करके गिन लीजिए कि 300 सीटें कहां से मिल सकती हैं। कौन से प्रदेश हैं जहां से इनको 300 सीटें मिल सकती हैं, या ये पता 272 सीटें कहां से मिल सकती हैं। या हमारे पास अभी डिबेट में टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता कि जी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात 91 सीट्स हैं। अब ये 91 सीट्स हैं, इसमें अपोजिशन के पास केवल 3 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 2 और मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1 भी नहीं है, गुजरात में 1 भी नहीं है। आप क्या मानती हैं कि ये 91 सीटें इंटैक्ट रहेंगी? ये मैक्सिमम है, ये सारी सीटें उनके पास है, मतलब राजस्थान की भी पूरी है, गुजरात की भी पूरी है। आप अगर टॉप पर हैं, सारी सीटें आपके पास हैं, और आप लोग देख रहे हैं आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। गुजरात में लोगों ने देखा किस तरह से जितनी जगह पीएम गए, जहां जहां गए, जहां जहां उन्होंने कन्हैयालाल को मुद्दा बनाया, जहां उन्होंने कहा कि आप तो ये मानिए कि मैं खड़ा हूं, मुझे वोट दीजिए, वहां हार गए। आप कैलकुलेट तो करिए कि कांग्रेस को पिछले चुनाव में कितनी सीटें मिली थी, इस बार कितनी मिली, कांग्रेस का वोट परसेंटेज कितना है, मध्य प्रदेश में वोट परसेंटेज कितना है, छत्तीसगढ़ में कितना है, तो क्या कम नहीं होंगी? आपके पास 91 है तो क्या उसमें से 5 सीटें भी कम नहीं होगी 4 राज्यों में, या 10 सीटें भी कम नहीं होंगी? उत्तर प्रदेश में आप 62 सीटें हैं, 2014 में 71 सीटें थी, 9 सीटें कम हो गई आपकी, जबकि आप बहुत टॉप पर थे 2019 में। आज की तारीख में आप अखिलेश का परफॉर्मेंस अगर देखें, बाय इलेक्शंस के रिजल्ट देखें उत्तर प्रदेश में, और असेंबली इलेक्शंस भी देखें, अगर मायावती अगर बीजेपी के साथ नहीं मिली होती तो यूपी के इलेक्शंस क्या होते हैं जी? क्या कम नहीं होंगी सीटें? यहाँ के बिहार के इलेक्शंस देख लीजिए 2020 के, अगर कांग्रेस इतने ज्यादा उम्मीदवार खड़े नहीं करती और ओवैसी साहब उम्मीदवार खड़े नहीं करते, 6-7 सीटों का फर्क था, तेजस्वी की सरकार बन जाती जी। आप क्या मानते हैं कि क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें इस बार मिल जाएंगी? कौन जीतेगा वहां से 17 सीटों?
ये जो एक गढ़ा जा रहा है वो किस उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद ममता बनर्जी है, उसकी बुनियाद केजरीवाल है, हम्म। उसकी बुनियाद नीतीश कुमार ने जो किया वो है। एक जो परसेप्शन बनाने का अरे ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये लोग नहीं चल पाएंगे, ये लोग तो खराब लोग हैं, ये देश को क्या देंगे सरकार। दूसरा मुद्दा ये, अरे आज बंगाल में वो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, तो ममता बनर्जी तो अड़ंगे ही लगा रही ना, उसमें कोई मदद तो कर नहीं रही। जी। हम्म। नीतीश कुमार 30 तारीख के पहले क्यों चले गए? इसलिए चले गए कि उनको पूर्णिया में उनको भर्ती होना पड़ता, जाना पड़ता राहुल गांधी की सभा में 30 तारीख को तेजस्वी को क्यों बुलाया गया ईडी को? क्योंकि वो पूर्णिया नहीं जा सके। उससे क्या फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी के यहाँ भीड़ कम हो गई क्या? ये ईडी से नेता डरे हैं ना, जनता तो नहीं डर रही है। ईडी पूरे देश की जनता को तो नहीं बुला सकती ना पूछताछ के लिए। जी। नहीं, वो कितने लोगों को बुलाएगी? सीबीआई कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करेगी? ये देश इस समय, हम लोग इमरजेंसी के में लड़ते थे मिसेस गांधी के खिलाफ, तब भी लोग ऐसे ही कहते थे। उन्होंने जब चुनाव ऑर्डर किए इमरजेंसी खत्म करके, तब उनको बड़ा यकीन दिलाया गया था कि आप तो जीतने वाली हैं, बहुत बड़े मार्जिन से। वो हार गई बुरी तरह। लोग इस समय खामोश हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डरे हुए हैं। लोगों की खामोशी को उनका डर समझा जा रहा है। तो ये जो हम लोग जिन राज्यों में बैठे हुए हैं, देश वो नहीं है। आप जरा सीटें गिन लीजिए, विंध्याचल के पार की सीटें गिन लीजिए, 150 सीटें हैं। आप एक भी जगह बता दीजिए बीजेपी अगर है तो। केरल में है क्या? 0 है। तमिलनाडु में है क्या? 0 है। केवल कर्नाटक में थे पिछले चुनाव में 25 सीटें, वो सब खत्म हो जाएंगी इस बार। तेलंगाना में थे ये, इस बार खत्म हो जाएंगे। 3 सीटें उनके पास, 4 सीटें थी तेलंगाना में 17 में से, तो इनकी भी खत्म हो जाएगी और वो केसीआर की भी खत्म हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में आप क्या समझ रहे? सांसद छोड़ के जा रहे हैं जगन रेड्डी की पार्टी को, सांसद। और उनकी जो बहन है वो कांग्रेस की अध्यक्ष हो गई हैं। तो आप जरा सोचिए कि 25 सीटें हैं वहां और 22 सीटें वाईएसआर की पार्टी के पास है और 3 तेलुगु देशम के पास है। बीजेपी के पास तो कुछ भी नहीं है, वैसे भी नहीं है। अगर कितना शिफ्ट होगा? ये जो मीडिया है जो लोगों का दिमाग खराब कर रहा है या कुप्रचार कर रहा है, और उसमें हमारे ही लोग बैठे हुए हैं, वही बात करते हैं। और हम लोग, हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो उनको बुलाते भी हैं बातचीत के लिए और बताना चाहते हैं कि भाई हम लोग तो दोनों पक्षों की बातचीत कर रहे हैं। तो भाई आप दोनों पक्षों की कर रहे हैं बातचीत, तो गोदी मीडिया भी वही काम कर रहा है जी। आप में और गोदी मीडिया में फर्क क्या है? आप किसकी मदद करना चाहते हैं? ये लोग असल में, ये जो लोग हैं ये वही काम कर रहे हैं जो केजरीवाल और ममता कर रही है और नीतीश कुमार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो कहा जाता है ना श्रवण जी कि वो कहा जाता है ना कि छुपा दुश्मन जो होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है जाहिरी दुश्मन से। जो जाहिरी है वो आपको पता है, आपको उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो छुपा है उससे आपको ज्यादा खतरनाक वो है, उससे ज्यादा डरने की आपको जरूरत है। और ये जो बैलेंसवादी हैं, जिनको बैलेंसवादी आजकल कहा जाता है, उनका नाम रखा गया है, वो हर तरफ पाए जाते हैं और उनको लगता है कि इसी तरह से खासतौर पर जो पत्रकार है वो अपनी पत्रकारिता को दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि देखिए हम तो बिल्कुल फ्री एंड फेयर, हम एक पत्रकार हैं और हम किसी के तरफ नहीं हैं। लेकिन अभी
जो फिलहाल की स्थिति है उसमें जैसे खड़गे ने भी कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि ये आखिरी चुनाव है। अगर ये बिल्कुल। चुनाव भी बीजेपी अगर जीत गई तो फिर आप भूल जाइए कि देश में फिर कोई चुनाव होगा। और उन्होंने रशिया का, पुतिन का उन्होंने एग्जाम्पल यहां पर रखा। और वही खतरा जो है वो जनता को हम जैसे प्लेटफॉर्म लगातार बताते रहे हैं कि लोकतंत्र, संविधान के लिए, देश के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। और आपसे मेरा आखिरी सवाल कि राहुल गांधी को आप किस तरह से फिलहाल देखते हैं? एक शख्स है जो पहले 4000 किलोमीटर चला, फिर 6700 किलोमीटर अब वो चलने जा रहे हैं। पूरी यात्रा को वो कवर करेंगे बस के जरिए, गाड़ियों के जरिए और पैदल। आज वो किसानों से मिल रहे थे, पूर्णिया में मौजूद थे, युवाओं से वो बात कर रहे हैं, यानी कि हर तबके से वो बात करते हैं और बिल्कुल कोई लाग लपेट नहीं है, जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही बनकर बात करते हैं। इस यात्रा का आप क्या फायदा देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं श्रवण जी जो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इस वक्त जरूरत नहीं थी इस यात्रा की। ये यात्रा अभी आपको लोकसभा इलेक्शन की तैयारी करनी थी, अभी आपको रैलियां करनी थी। लेकिन अगर हम ये देखें तो राहुल गांधी भी तो वही कर रहे हैं। इससे बड़ा कैंपेन तो वो शायद नहीं कर पाते कि वो डोर टू डोर जाके एक तरह से लोगों से मिल रहे हैं और रैलियां भी कर रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं, इश्यूज को भी उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनको आप कैसे देखते हैं फिलहाल? भुवनेश्वर में खड़गे साहब ने कहा कि ये आखिरी चुनाव है। मैं भी मानता हूं कि आखिरी चुनाव है और मैं इस बात को लेकर काफी डरा हुआ हूं कि ये फिर से सरकार बना सकते हैं और उसके बाद देश को बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये भी मैं जानता हूं। चूंकि मैंने 1974 का जमाना देखा है जयप्रकाश नारायण के साथ का, राहुल गांधी इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है। जैसे खड़गे साहब ने कहा कि ये आखिरी चुनाव है, अगर मोदी फिर से आ जाते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है। और आपके पास कोई राहुल गांधी दूसरा नहीं है, आपने पैदा ही नहीं किया और आपने पैदा होने भी नहीं दिया, आप होने भी नहीं देना चाहते। जो हमारे तमाम लोग हैं वो राहुल गांधी से डरे हुए हैं। ममता बनर्जी डरी हुई है राहुल गांधी से। वो एक स्पेस देख रही थी अपने लिए, वर्षों से देख रही है दिल्ली में, वो स्पेस नहीं मिल रही उनको। नीतीश कुमार एक स्पेस देख रहे थे, वो स्पेस चली गई उनके हाथ से। केजरीवाल अपने बहुत एम्बिशियस है, ओवर एम्बिशियस है। एक जो आदमी एम्बिशियस नहीं है और जो ईमानदारी के साथ राहुल गांधी के साथ खड़ा है, उद्धव ठाकरे है। वो महाराष्ट्र से नहीं निकल के दिल्ली में, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। न स्टालिन का कोई इंटरेस्ट है, न रेवंत रेड्डी का है, न डीके शिव कुमार का है। ये लोग ज्यादा ईमानदार लोग हैं। ये जो नॉर्थ के ये जो लोग हैं, ये करप्ट भी हैं और ओवर एम्बिशियस भी हैं। राहुल गांधी को धोखा ये लोग देंगे, देश नहीं देगा, देश की जनता नहीं देगी। केवल एक ही बात है कि राहुल गांधी को उस तरह से अब टूटे नहीं जिस तरह से वो 2019 के इलेक्शन के बाद टूट गए थे। और उनको लगा था कि उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए वो सब चीजें छोड़ दी थी उन्होंने। और राहुल गांधी का टूटना इस देश का टूटना होगा, क्योंकि जो सरकार प्रतीक्षा कर रही है वो राहुल गांधी के टूटने की कर रही है, वो इंडिया अलायंस के टूटने की नहीं कर रही है। हम लोगों को गलत फहमी है कि सरकार इंडिया अलायंस को तोड़ना चाहती है, वो राहुल गांधी को तोड़ना चाहती है।
और वो जो आदमी है वो टूटने को तैयार नहीं है। जिस दिन वो टूट गया उस दिन इंडिया अलायंस चाहे जितना ही मजबूत हो वो उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी, क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी है इस समय मुल्क में वो इंडिया अलायंस की नहीं है, वो राहुल गांधी की है। ये लोग जो हमले कर रहे हैं गोदी मीडिया और तमाम, ये इंडिया अलायंस पर कर रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है राहुल गांधी पर करने की। आप थोड़ा फर्क देखिए, ये लोग राहुल पर हमले नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि बूमरैंग कर जाएगा राहुल पर हमला। ये राहुल गांधी की जो कमजोरी है इंडिया अलायंस बन गया है उस पर कर रहा है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है, मैं बहुत उम्मीदों के साथ कह रहा हूं कि ये सरकार अपने आखिरी दिन गिन रही है और वो उससे निकलना चाहती है, वेंटिलेटर से निकलना चाहती है। अभी ये वेंटिलेटर से निकल के बाहर आना चाहती है। और बीजेपी में भी कई लोग ऐसे हैं जो खड़गे की तरह देख रहे हैं कि ये देश के लिए आखिरी चुनाव है। एक बड़ी पीढ़ी है अटल जी की जो अटल जी को समर्पित थी, वो लोग भी देख रहे हैं हैरत के साथ कि ये अगर मुल्क कहाँ जा रहा है। तो वो लोग भी, मैं बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, बीजेपी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, समर्पित लोग हैं, संघ में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, पर वो लोग भी हैरत से देख रहे हैं इन तमाम चीजों को कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए एक चर्निंग की प्रोसेस में देश है और वो 3-4 महीने में जो खड़के साहब कह रहे हैं या तो वो हकीकत बनेगा या देश निकल आएगा। मुझे उम्मीद है कि निकल के आएगा, क्योंकि इस समय जरूरत जो है लोग महसूस कर रहे हैं और उसके पूरी मौके अभी दिख रहे हैं, उसके इंडिकेशंस हैं सब जगह कि चीजें दरक रही हैं और वो जो दरकना है इनको भी नजर आ रहा है और इसीलिए इतने घबराए। ईडी वगैरह का कोई असर नहीं होगा, आप बिल्कुल मान के चलिए। जी, तो आपने बहुत एक पुरुम्मीद खाका खींचा है अपनी इस पूरी बातचीत के जरिए, जो जाहिर सी बात है जो एक नेगेटिविटी जो लाने की कोशिश की जा रही है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देश बिल्कुल आखिरी पायदान पर खड़ा है। और मीडिया तो ये दिखाता है, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, किसी भी नाम से आप बताएं कि वो सिर्फ मोदी ही आखिरी उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से आपने पूरा खाका खींचा है और तथ्यों के आधार पर जो आपने पूरा खाका खींचा है, वो जाहिर सी बात है एक उम्मीद पैदा करता है उन लोगों के लिए जो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, जो लोकतंत्र संविधान को बचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जो हम कुर्बानियां दी गई इस देश को आजाद करने के लिए, बचाने के लिए, और जो एक तस्वीर जो इसकी पूरी दुनिया में उभर कर आती है वो बची रहे। आपने उसके लिए एक पुरुम्मीद खाका खींचा है। बहुत शुक्रिया श्रवण जी इस बहुत खूबसूरत और बेहतरीन बातचीत के लिए और अपना समय देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे जरूर कहूंगी कि इस पूरी बातचीत को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के जहन खुले और उनको पता चले कि असल में देश में क्या हो रहा है, देश किस तरफ जा रहा है और देश में क्या हो सकता है। नमस्कार।